के बारे में आधारभूत जानकारी प्रदान की थी। आज उसी के अंतर्गत हम कंटिन्यूटी में मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी से के संदर्भ में और आगे जानकारी आपको यहाँ पर देंगे, जहाँ हम कंटिन्यूटी के अंदर माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात करेंगे। छात्रों, जैसा कि कल आपने ये देखा था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी ये क्या होती है और कैसे हम एक स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा कोई एक स्पेक्ट्रम को प्राप्त कर सकते हैं, आज उसी कंटिन्यूटी के अंदर हम यहाँ पर आपको मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की मूल अवधारणाओं के बारे में और आगे जानकारी प्रदान करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर हम एक पेन आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं और उसके अंतर्गत हम यदि इस पेन के माध्यम से ये समझें कि ये एक द्विपरमाणुक अणु है और इस पर हम 3 प्रकार की एक्सरसाइज करने की कोशिश करें कि यदि हम इसे सिंपल घुमाएं पहली एक्सरसाइज, और दूसरी एक्सरसाइज में यदि हम इसके एंड और एंड दोनों को लेते हुए कंपन यानी कि इसे दबाने की कोशिश करें, और तीसरी एक्सरसाइज में यदि हम इसके अंदर जो रिफिल मौजूद है यदि उसे हम किसी न किसी प्रकार से डिस्टर्ब करें, तो इन तीनों एक्सरसाइज में हम आसानी से देख सकते हैं कि शायद पेन को घुमाना कहीं बहुत आसान होता है और उसके तुलनात्मक रूप से उसमें कंपन कराना यानी कि उस पेन के एक कोने से दूसरे कोने को दबा करके खींचना या दबाना थोड़ा मुश्किल है। और उसके अंदर स्थित रिफिल को यदि हमें डिस्टर्ब करना है तो निश्चित रूप से हमें उस पेन को तोड़ना ही होगा। अर्थात सबसे अधिक ऊर्जा हमें यहाँ पर एक पेन के अंदर स्थित रिफिल, जिसे कि हम एक द्विपरमाणु अणुओं के मध्य स्थित बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं, को डिस्टर्ब करने में सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और उसके बाद हमें किसी बंध के कंपन में थोड़ी सी कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और फिर किसी अणु को घूर्णन में सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इन तीनों ही प्रक्रियाओं के संबंध में हम निम्न 3 प्रकार के जो हमारे विद्युत चुंबकीय विकिरणें हैं उनको हम समझ सकते हैं कि यदि इन तीनों विकिरणों की ऊर्जाओं के बारे में हम देखें तो हम ये देखते हैं कि यूवी विजिबल की ऊर्जा सर्वाधिक है और आईआर की ऊर्जा उससे कम है और उसके पश्चात सबसे कम ऊर्जा माइक्रोवेव की है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो घूर्णन की गतिविधि है वो माइक्रोवेव ऊर्जा से संबंधित है और कंपन की जो गतिविधि है वो आईआर से संबंधित है और जो यूवी विजिबल की गतिविधि है वो निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से संबंधित है। इसी आधार पर हम इनके आधार पर किस प्रकार की ऊर्जाओं की विकिरण हम काम में ले रहे हैं उसी के संदर्भ में हम उन स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम हम यहाँ पर दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी या कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी या घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट स्लाइड। यदि हम हमारे यहाँ पर अब अणुओं के अंदर उपस्थित ऊर्जा स्तरों की बात करें, क्योंकि कल पहली स्लाइड में हमने आपको पहले लेक्चर में ये बताया था कि किसी भी प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए ज़रूरी और एक आवश्यक शर्त होती है कि किसी न किसी प्रकार का संक्रमण होना चाहिए और वो जो संक्रमण है वो निश्चित ही अणुओं के अंदर उपस्थित विभिन्न ऊर्जा स्तरों के मध्य होता है। तो अणु में ऊर्जा स्तर किस प्रकार से विभक्त होते हैं और किस प्रकार से होते हैं उसको यहाँ पर आपको बताया गया है कि किसी भी अणु के अंदर अनंत संख्या में इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर उपस्थित हो सकते हैं, जिन्हें हम नंबरिंग E1 से लेकर EN या इन्फाइनाइट तक हम कर सकते हैं। दूसरी और तीसरी लाइन कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, जहाँ पर यह है कि किसी एक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर के अंदर बहुत अधिक मात्रा में या बहुत अधिक संख्या में या अनंत संख्या में कंपन के ऊर्जा स्तर उपस्थित हो सकते हैं, या ये साधारण तौर पर सिंपली यदि हम कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि साहब किसी एक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में बहुत सारे कंपन के ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट लाइन है उसके अंदर ये है कि साहब कि एक कंपन के ऊर्जा स्तर के अंदर बहुत अधिक घूर्णन के ऊर्जा स्तर उपस्थित हो सकते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर और उसके अंदर कंपन के ऊर्जा स्तर और हर कंपन के ऊर्जा स्तर के अंदर घूर्णन के ऊर्जा स्तर। यदि इन्हें हम आपस में इनका इंटर रिलेशन यदि हमें देखना है तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं, जहाँ पर दो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल यहाँ पर दिखाए गए हैं। पहला इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल E0 से और दूसरा E1 से।
यहाँ हम देख सकते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के अंदर ये बहुत सारे कंपन के ऊर्जा स्तर बने हुए हैं, और फिर हम देखते हैं कि एक कंपन के ऊर्जा स्तर के अंदर बहुत सारे घूर्णन के ऊर्जा स्तर बने हुए हैं। यदि किन्हीं दो कंपन के ऊर्जा स्तरों को हम देखें तो उसे हम सुपरफाइन या हाइपरफाइन स्ट्रक्चर के द्वारा हम देख सकते हैं कि जैसे नीचे वाला कंपन ऊर्जा स्तर यदि न्यू जीरो है और ऊपर वाला कंपन का ऊर्जा स्तर यदि न्यू वन है, तो उसमें उपस्थित घूर्णन के ऊर्जा स्तरों को हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं कि नीचे वाले कंपन के ऊर्जा स्तर के घूर्णन ऊर्जा स्तरों को हम J0 1 2 3 4 से व्यक्त करते हैं, तो ऊपर स्थित कंपन के ऊर्जा स्तरों वाले घूर्णन ऊर्जा स्तरों को हम डैश लगा दिया करते हैं। तो वहाँ पर हम J0 डैश, J1 डैश, J2 डैश इत्यादि से उसको हम यहाँ पर निरूपित करते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये ध्यान में रखने की है कि हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम की ओर यदि हम जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि किन्हीं दो कंपन के ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा अंतराल ऊपर की ओर जाने पर कम होता चला जाता है, जबकि घूर्णन ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा अंतराल बढ़ता चला जाता है। जबकि घूर्णन ऊर्जा स्तरों के मध्य में ऊर्जा अंतराल बढ़ता चला जाता है। अर्थात दो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों के बीच का ऊर्जा अंतराल दो कंपन के ऊर्जा स्तरालों की तुलना में कहीं बहुत अधिक है, जबकि दो कंपन के ऊर्जा स्तरों के बीच का ऊर्जा अंतराल घूर्णन के ऊर्जा स्तरालों की तुलना में अधिक होता है। और यही हमारे तीनों प्रकार की जो एक्सरसाइज हमने करी थी उसका मूल आधार बना कि एक इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण जो होता है वो किसी नीचे के ई से ऊपर के ई तक आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट, बोर्न ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन। बोर्न और ओपेनहाइमर ने किसी भी अणु के अंदर उपस्थित ऊर्जाओं को यहाँ पर एक अनुमान के तौर पर यहाँ पर व्यक्त किया और ये बताया कि एक अणु के अंदर धनात्मक या धनावेशित नाभिक होते हैं तो साथ के साथ ही ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, और दोनों के दोनों किसी न किसी प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के आपस के अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस को इक्वलाइज करके स्टेबल एंटिटी के रूप में वो उपस्थित होते हैं। यहाँ पर बोर्न और ओपेनहाइमर ने ये बताया कि मुख्य रूप से ये जो किसी भी अणु में उपस्थित परमाणु है या कोई भी अवयव के नाम पर, यहाँ पार्टिकल के नाम पर कहा गया है कि आपस में एक दूसरे के सापेक्ष गति करते रहते हैं, और इनकी जो मुख्य गतियां हैं वो ट्रांसलेशनल हो सकती है, रोटेशनल हो सकती है, वाइब्रेशनल हो सकती है और इलेक्ट्रॉनिक हो सकती है। तब बोर्न ओपेनहाइमर ने अपने अनुमान के आधार पर यह बताया कि ये जितनी भी गतियां हैं ये सब एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। जितनी भी गतियां हैं ये सब एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। बोर्न ओपेनहाइमर का इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य था वो मुख्य उद्देश्य ये था कि इलेक्ट्रॉनिक और न्यूक्लियर जो गतियां हैं उनको अलग करना है, और इसके पीछे मुख्य आधार ये था कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो नाभिक के द्रव्यमान की तुलना में बहुत कम है, अर्थात वो नाभिक की तुलना में कहीं अधिक तीव्रता से गति करता है। तो जब वो इतनी अधिक तीव्रता से गति करता है तो उसकी गति अपने आप में स्वतंत्र मानी जाएगी। इसी कारण से नाभिक का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की तुलना में बहुत भारी है, तो उसकी जो गति है वो इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट की तुलना में अलग है, स्वतंत्र है। अर्थात दोनों की जो एनर्जीज है वो अपनी अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जीज है, और उन दोनों का इंटरेक्शन हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक पर्पस से एक अप्रोक्सीमेशन, एक अनुमान के तौर पर मान सकते हैं कि दीज एनर्जीज, या यूं कहें कि दी सम ऑफ टोटल एनर्जी फॉर एनी मॉलिक्यूल for our spectroscopic purpose is completely made up of electronic energy, vibrational energy and rotational energy, and most important that these energies are independent of each other। अर्थात ये तीनों ऊर्जाएं जो हैं वो एक दूसरे से आपस में एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, और यही हमारे किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी के आसानी से समझने का मुख्य आधार बना।
यहाँ पर भी आगे यही बताया गया है कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी वाइब्रेशन से ज़्यादा है और वाइब्रेशन की एनर्जी रोटेशन से ज़्यादा है। अब हम यहाँ पर हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी के संदर्भ में सर्वप्रथम सबसे पहले माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसे हम रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में भी जानते हैं, उसके बारे में अध्ययन करने की यहाँ पर हम शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर वापस से अगेन हम यहाँ पर बताना चाहते हैं आपको कि यदि एक मॉलिक्यूल, जिसको कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर एक हमने डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कंसिडर किया है, यहाँ पर H और Cl डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल यदि है, तो हम ये मान सकते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर वो 3 प्रकार के घूर्णन गतियाँ कर सकता है। ये इसका बंध है, तो थ्रू द बंड एक्सिस, यानी कि बंध अक्ष के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण को हमने IA से व्यक्त किया है। दूसरा जो घूर्णन है वो एंड ओवर एंड रोटेशन इन प्लेन, अर्थात तल के अंदर ही वो परमाणु या अणु जो है वो अपना घूर्णन गति करे। और तीसरा है एंड ओवर एंड रोटेशन आउट ऑफ प्लेन, यानी कि तल के बाहर वो अपनी गति करे। तल के अंदर तो गति इस प्रकार से घूर्णन की और बंद अक्ष के सापेक्ष गति इस प्रकार से है, ये तल के अंदर गति, और तल के बाहर गति इस प्रकार से गति करे। इन तीनों के संदर्भ में यहाँ पर जो घूर्णन जड़त्व आघूर्ण दिए गए हैं उनको हमने नोटिफाइड कर रखा है IA, IB और IC से। अब हम यहाँ पर, चूंकि हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में अध्ययन करना है, तो हमें यहाँ पर एक कोई घूर्णन गति करते हुए द्विपरमाणुक अणु की परिकल्पना करनी है और उससे उपस्थित जो घूर्णन ऊर्जा स्तर है उनकी ऊर्जाओं को हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमने एक द्विपरमाणुक अणु लिया है जिसमें परमाणु M1 और M2 द्रव्यमान वाले हैं। उनकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है वहाँ से दूरियाँ क्रमशः R1 और R2 है और उन दोनों के मध्य अंतर्नाभिकीय दूरी R है। इस प्रकार की घूर्णन गति करते हुए किसी दृढ़ पिंड के लिए यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण जो है वो I बराबर म्यू आर स्क्वायर से दिया जाता है, जहाँ पर म्यू सामान्य द्रव्यमान यानी कि रिड्यूस्ड मास होता है, जो हम M1 M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 से ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे किसी घूर्णन गति करते हुए पिंड के कोणीय संवेग को L बराबर I ओमेगा से व्यक्त किया गया है। चूँकि यहाँ पर घूर्णन ऊर्जा स्तर जो होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं, इसीलिए उनके जो कोणीय संवेग होंगे वो भी क्वांटाइज्ड होंगे और उन्हें हम L बराबर अंडर रूट J+1 क्रॉस H, यहाँ पर क्रॉस H एक एटॉमिक यूनिट के तौर पर ली जाती है, जिसका मतलब होता है H/2π। यहाँ पर J रोटेशनल क्वांटम नंबर है, यानी कि घूर्णन क्वांटम संख्या है, जिसे कि हम J बराबर 0, 1, 2, 3, 4 जो हमने पिछले जो एनर्जी लेवल डायग्राम्स आपको दिखाए थे वहाँ पर भी हम व्यक्त किया गया था। ऐसे घूर्णन गति करते हुए पिंड के लिए जो ऊर्जा दी गई है वो EJ बराबर 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। यदि इसमें ऊपर I और नीचे I कर दें और इसे आगे सिंप्लीफाई यदि हम करें तो हम देखते हैं कि जो ऊर्जा है हमारी वो ऊर्जा कैपिटल EJ बराबर J+1 H स्क्वायर अपॉन 8π स्क्वायर I जूल के रूप में प्राप्त होती है, जहाँ पर J घूर्णन क्वांटम संख्याएं हैं तो H प्लांक नियतांक है और I उस घूर्णन के सापेक्ष जो जड़त्व आघूर्ण है उस पिंड का वो दिया हुआ है। हमारा उद्देश्य यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपी में परिणाम के तौर पर जो प्राप्त होने वाले स्पेक्ट्रम से है, और हम जानते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेक्ट्रम किसी न किसी संक्रमण का परिणाम है, ट्रांजिशन का परिणाम है दो ऊर्जा स्तरों के मध्य, अर्थात हमें यहाँ पर दो ऊर्जा स्तरों के मध्य एक संक्रमण को देखना है और ऊर्जा स्तर है हमारे यहाँ पर घूर्णन के ऊर्जा स्तर। हम देखते हैं यहाँ पर घूर्णन के ऊर्जा स्तर हमें यदि ज्ञात करने हैं तो हमें यहाँ पर देखना होगा कि दो घूर्णन ऊर्जा स्तरों के बीच के ऊर्जा अंतराल को हम व्यक्त कर सकते हैं डेल्टा EJ बराबर H न्यू, जहाँ न्यू बराबर C/λ है और 1/λ है HC बार न्यू। यहाँ पर बार न्यू यानी कि तरंग संख्या को हमने कन्वर्ट किया है स्मॉल EJ से। ये एक साइंटिफिकली नोटिफाइड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिंबल है, जिसे हम यहाँ पर जो तरंग संख्या है उसको EJ यानी कि ऊर्जा के तौर पर यहाँ पर व्यक्त
करेंगे। और पूरे आगे के स्पेक्ट्रोस्कोपी के इस अध्ययन के दौरान हम बार न्यू को यहाँ पर हम EJ से एक्सप्रेस करेंगे, जिसकी की यूनिट वेव नंबर यानी कि सेंटीमीटर इनवर्स भी होगी। यहाँ से जब हम EJ को अलग कर लेते हैं तो डेल्टा जी EJ बराबर HC, यानी कि जो ऊपर ऊर्जा दी गई है उस ऊर्जा को हम HC से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास में जो एनर्जी इक्वेशन आएगी रोटेशनल एनर्जी लेवल के लिए तरंग संख्या के रूप में, यानी कि सेंटीमीटर इनवर्स के रूप में, वो आ जाएगी EJ बराबर BJ+1, जहाँ पर B एक घूर्णन नियतांक है, रोटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी की वैल्यू h/8π² है। क्योंकि किसी दिए हुए निश्चित द्विपरमाणु अणु के लिए I निश्चित होगा और जहाँ C प्रकाश का वेग निश्चित है, h प्लैंक नियतांक निश्चित है, तो B एक घूर्णन नियतांक के तौर पर माना गया है। यहाँ ये भी महत्वपूर्ण है कि B ही क्यों लिया, A या C क्यों नहीं। उसका कारण यह है कि यहाँ पर हम जो घूर्णन गति काम में ले रहे हैं वो घूर्णन गति उसकी थ्रू द बॉन्ड एक्सिस, यानी कि IA वाली नहीं है, ये घूर्णन गति है उसकी एंड ओवर एंड रोटेशन इन प्लेन वाली, जो कि किसी द्विपरमाणु अणु के लिए एंड ओवर एंड रोटेशन आउट ऑफ प्लेन के समान ही है। इसलिए हमने यहाँ पर IB को यहाँ पर हमने काम में लिया है, रोटेशनल कांस्टेंट के लिए B को काम में लिया है। अर्थात किसी घूर्णन ऊर्जा स्तर की ऊर्जा को यदि हमें व्यक्त करना है तो हम यहाँ पर व्यक्त करेंगे EJ बराबर BJ+1 के तौर पर। इस इक्वेशन के आधार पर हम यदि J को रखते चले जाएं, J 0 से लेकर के 1 2 3 4 रखते चले जाएं, तो हमें विभिन्न प्रकार के घूर्णन ऊर्जा स्तर प्राप्त हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हो कि J बराबर 0 रखने पर जो आद्य घूर्णन ऊर्जा स्तर है, यानी कि ग्राउंड रोटेशनल एनर्जी लेवल है, उसकी एनर्जी 0 आ जाती है। और यदि J बराबर 1 यदि हम रखें तो 1 रखने पर उसकी एनर्जी 2B आती है, तो 2 रखें तो 6B, 12B और 20B। इस आधार पर आप यहाँ देख रहे हो कि 0 से 1, 1 से 2, 2, 3, 4, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं दो घूर्णन ऊर्जा स्तरों के बीच का ऊर्जा अंतराल बढ़ता चला जाता है। और यही चीज़ हमने 5-6 स्लाइड्स पहले आपको जब एनर्जी लेवल डायग्राम्स बताया था, वहाँ बताया था कि विभिन्न घूर्णन ऊर्जा स्तरों के बीच का जो ऊर्जा अंतराल है वो ऊपर की ओर जाने पर बढ़ता चला जाता है। यहाँ तक कि स्लाइड में हम ये देख चुके हैं कि किसी द्विपरमाणु अणु जो कि दृढ़ पिंड के तौर पर माना गया है, उसमें उपस्थित घूर्णन ऊर्जा स्तर क्या हैं, कैसे हैं और उनकी ऊर्जा क्या है। हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी का परिणाम स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त होगा, वो बिल्कुल इस एनर्जी लेवल से ही हम समझ सकते हैं कि यदि एक अणु 6B एनर्जी लेवल पर यदि है तो वो ये माइक्रोवेव की एनर्जी अवशोषित करता है, तो वह उस ऊर्जा का अवशोषण करके ऊपर के ऊर्जा स्तरों पर जाएगा। और उस दौरान होने वाले संक्रमण को यदि हमने रिकॉर्ड किया तो वो हमें एक रेखा के रूप में प्राप्त होगा और यही कहलाएगी माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। परंतु महत्वपूर्ण यह है कि इन संक्रमणों को निर्धारित करने के कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं और इसे हम इस स्पेक्ट्रम फॉर रिजिड रोटेटर टॉपिक के अंदर हम यहाँ पर देखेंगे। जैसा कि हम पहले भी आपको कहते चुके हैं कि किसी न किसी स्पेक्ट्रम के लिए ज़रूरी है कि एक संक्रमण होगा और उन संक्रमण को निर्धारित करने वाले नियम को हम यहाँ पर कहते हैं चयन के नियम, सिलेक्शन रूल। तो ऐसा अणु जो कि रेखीय है और एक रिजिड रोटेटर दृढ़ घूर्णक के तौर पर है, उसके लिए जो चयन का नियम है वो डेल्टा J बराबर +-1 है। अर्थात मॉलिक्यूल कैन जंप ओनली 1 लेवल अप और 1 लेवल डाउन when it absorb the energy of microwave radiation। अर्थात माइक्रोवेव की ऊर्जा अवशोषित करने पर वो या तो केवल एक लेवल ऊपर जाएगा या एक लेवल नीचे जाएगा। यदि हम विभिन्न ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा अंतरालों को आपस में यदि घटाएं इस चयन के नियम के अनुसार, अर्थात J1 लेवल से J0 लेवल की एनर्जी घटाएं तो 2B-0 बराबर 2B। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि J1 की एनर्जी 2B है और 0 की 0 है, और यदि दो में से इसकी घटाएं तो 6B-2B का मतलब 4B। नेक्स्ट को यदि हम करें 3 में से 2 को,
तो 6b, तो हम देखते हैं कि 2b, 4b, 6b, 8b, अर्थात क्रमागत रूप से 2b के अंतर पर हमको यहाँ पर ऊर्जा अंतराल प्राप्त होता है। यदि इसे हम सामान्य रूप देना चाहें, तो यदि हम यहाँ पर कहें, यहाँ पर देख सकते हो आप कि J बराबर 0 से J1 लेवल पर जाने पर 2b एनर्जी चाहिए और हर नेक्स्ट रेगुलर जंप के लिए 4b 6b चाहिए। तो इन जनरल केस जब डेल्टा J प्लस माइनस 1 रूल लगाना है तो हम इस प्रकार से उसे लिखते हैं कि एक ट्रांजिशन, जब भी हमें किसी ट्रांजिशन को स्पेक्ट्रोस्कोपी में आगे व्यक्त करना है तो हम उसे बार न्यू से व्यक्त करेंगे और यहाँ नीचे हम सबस्क्रिप्ट में वे स्तर लिखेंगे जहाँ से कि संक्रमण हो रहा है और कहाँ पर हो रहा है। तो बार न्यू J यानी कि नीचे का लेवल, उससे J+1 लेवल में यदि संक्रमण होता है तो हमें यहाँ पर एनर्जी को घटाना है ऊपर के एनर्जी लेवल से नीचे की एनर्जी को, अर्थात ऊपर का जो लेवल है हमारा वो इस समय बन चुका है J+1 बन गया, तो अंदर J+1+1 और नीचे का लेवल J है तो वो BJ+1। इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास में ये आता है, यदि कोई संक्रमण J से J+1 में जाता है तो वो 2BJ+1, अर्थात हमारी पहली स्पेक्ट्रल लाइन जिसे हम इस फार्मूले से व्यक्त कर सकते हैं वो 2BJ+1 पर प्राप्त होगी। पहली का मतलब यानी कि जनरलाइज्ड, यानी कि ये एक प्रकार का स्पेक्ट्रल लाइन फार्मूला है सिंपल रिजिड डाई एटॉमिक रोटेटर के लिए। दिस इक्वेशन बिकम्स द स्पेक्ट्रल लाइन इक्वेशन फॉर ए रिजिड डाई एटॉमिक रोटेटर। यहाँ हमें सिर्फ वो J वैल्यू रखनी है जहाँ से कि संक्रमण हो रहा है और हम उस रेखा के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि हाँ कितने सेंटीमीटर इनवर्स पर वो रेखा प्राप्त होगी। यदि आपसे पूछा जाए कि साहब कि प्रथम संक्रमण अर्थात प्रथम लाइन कब आएगी, तो वो तब प्राप्त होगी जब J बराबर 0 से संक्रमण होगा। तो J बराबर 0 से संक्रमण होगा तो आपको सिर्फ यहाँ पर J बराबर 0 रखना है। J 0 रखा तो आपको पहली रेखा 2b सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त हो जाएगी। यदि आपसे पूछा जाए कि तीसरी रेखा कब प्राप्त होगी, तो तीसरी रेखा प्राप्त होगी जब J बराबर 2 से 3 में जाता है, यानी कि अणु J बराबर 2 में उपस्थित है और वो ऊर्जा अवशोषित करके J बराबर 3 में संक्रमण करे, तब हमें तीसरी रेखा यहाँ पर प्राप्त होगी। और उस स्थिति के अंदर आपको यहाँ पर J बराबर 2 रखना है तो 6b पर आपको तीसरी रेखा यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर आप विभिन्न घूर्णन ऊर्जा स्तरों को देख सकते हैं और डेल्टा J बराबर +1 और डेल्टा J बराबर -1 के केस को देख सकते हैं। +1 0 से 1, 3 से 4 और -1 5 से 4, 5 से 4 यानी कि 4 - 5 करोगे तो -1 आ ही जाएगा। हम देख सकते हैं कि हर संक्रमण हमारा 2b, 4b, 6b, 8b यानी कि 2b के अंतराल पर आता है और यहाँ पर साफ साफ आप लिखा हुआ देख सकते हैं कि देयर द डिफरेंस बिटवीन द टू स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ टू नियरेस्ट, यानी कि कोई भी दो निकटवर्ती संक्रमणों के बीच जो ऊर्जा अंतराल है वो 2b निश्चित रहता है यहाँ तक के केस में, परंतु हमेशा ऐसा नहीं होता। इसीलिए हम यहाँ पर अब आगे नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। यानी कि थ्योरेटिकली तो हमने अभी देखा कि माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम में रिजिड डायटोमेट्रिक रोटेटर की जो लाइंस देखी थी वो इक्वल इंटेंसिटी की देखी और इक्वल स्पेसिंग देखी 2b सेंटीमीटर इनवर्स, लेकिन इनफैक्ट प्रैक्टिकली जो स्पेक्ट्रम है वो डिफरेंट इंटेंसिटीज का प्राप्त होता है और उनकी इन इंटेंसिटी का अलग अलग प्राप्त होने के पीछे दो महत्वपूर्ण कारक हैं, अर्थात जो उनकी इंटेंसिटी है वो एक समान न होकर के अलग अलग होती है और उन इंटेंसिटी को गवर्न जो करता है वो गवर्न करने के दो कारक हैं। पहला कारक है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन पॉपुलेशन, अर्थात इसके अनुसार किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन की जो इंटेंसिटी है वो सीधे सीधे समानुपाती होती है उस लेवल की मॉलिक्यूलर पॉपुलेशन आणविक बहुलता पर पॉपुलेशन जनसंख्या पर जहाँ से कि संक्रमण हो रहा है। अर्थात यदि एक संक्रमण J बराबर 0 लेवल से हो रहा है और एक संक्रमण J बराबर 1 लेवल से हो रहा है, तो जहाँ पर मॉलिक्यूलर पॉपुलेशन अर्थात जहाँ पर अधिक मात्रा में अणु मौजूद होंगे वहाँ से संक्रमण होने की प्रायिकता ज़्यादा होगी, अर्थात वहीं से तीव्रता ज़्यादा होगी। इसे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने इस प्रकार से व्यक्त किया है कि यदि किसी J लेवल
कि मॉलिक्यूलर पॉपुलेशन जे बराबर 0 के कंपैरिजन में कितनी होगी, उसे हम ई बराबर टू रेस्ट टू द पावर माइनस ई जे बाई के टी, और आगे इसे हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई करके आगे इसको मॉडिफाई करके दे रखा है यहाँ पर, कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये आपको बताया गया है यहाँ पर कि इसे सिंप्लीफाई यदि हम करें तो log एन जे बाई एन जे जीरो बराबर माइनस बी एच सी जे जे प्लस वन बाई 2.303 के टी। यदि इसमें हम जनरलाइज्ड वैल्यू बी के लिए 2 टेम्परेचर 300 डिग्री के रख दें तो हम देखते हैं कि J बराबर 1 लेवल में J बराबर 0 लेवल के कंपैरिजन में 0.98 मॉलिक्यूल होते हैं। अर्थात यदि J बराबर 0 लेवल में 100 मॉलिक्यूल हैं तो J बराबर 1 लेवल में 98 मॉलिक्यूल हैं, और जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे ये संख्या कम होती चली जाएगी। अर्थात जैसे जैसे हम ऊपर की ओर चले जाएंगे तो मॉलिक्यूलर पॉपुलेशन घटती चली जाएगी और इसीलिए इंटेंसिटी भी घटती चली जाएगी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे जैसे जे जाएंगे तो इस आणविक बहुलता की वजह से जो तीव्रता है वो हमारी घटती चली जाएगी। दूसरा जो फैक्टर है गवर्न करता है तीव्रता को, वो है डीजेनरेसी। यहाँ पर यह कहा गया है कि एवरी जे लेवल इज एसोसिएटेड विद द डीजेनरेसी ऑफ 2J+1। अर्थात हर J लेवल के अंदर सब लेवल्स होते हैं, यानी कि उप ऊर्जा स्तर होते हैं। जैसे J बराबर 0 लेवल के अंदर उप ऊर्जा स्तर निकालने हैं तो वो कितने होंगे, 2J+1 यानी कि 2 × 0 + 1 यानी कि 1। इसी प्रकार से J बराबर 2 लेवल के अंदर कितने होंगे, 2 × 2 + 1 यानी कि 5 डीजेनरेट लेवल होंगे। अर्थात जैसे जैसे हम J बराबर ऊपर चलते चले जाएंगे डीजेनरेट लेवल्स की संख्या बढ़ती चली जाएगी, या यूं कहें कि जैसे जैसे हम ऊपर चलते चले जाएंगे तो एक कॉलोनी में स्थित मकानों की संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी। अर्थात एक अणु किसी नीचे के लेवल से ऊपर के लेवल में यदि जाता है तो उसे नीचे से ऊपर जाकर के रहने के लिए अधिक मकान उपलब्ध हैं। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि डीजेनरेसी एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से तीव्रता उच्च ऊर्जा स्तरों की ओर बढ़ती चली जाती है। तो ये जो दोनों फैक्टर है वो दोनों फैक्टर को यहाँ पर हमने देखा कि दोनों फैक्टर कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर पॉपुलेशन यानी कि जो इंटेंसिटी है वो हमारे इन दोनों कारकों के समानुपाती होती है। ये दोनों फैक्टर आपस में इंटरेक्ट करते हैं और अपने आप में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होते हैं, और कोऑर्डिनेट होने के बाद में ये देखा गया कि जो शुरुआत के जे वैल्यूज़ वाले संक्रमण हैं या बाद के जो जे वैल्यू वाले संक्रमण हैं, उच्च जे वैल्यूज़ वाले, उनकी तीव्रताएं तो होती हैं कम, और मध्य के जो जे वैल्यूज़ हैं जहाँ से संक्रमण होने हैं वहाँ की तीव्रताएं होती हैं ज़्यादा। यानी कि किसी भी माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम में जब हम देखेंगे तो शुरुआती जे वाले संक्रमण और बाद के जे वाले संक्रमणों की जो तीव्रताएं हैं वो कम होती हैं, और मध्य के जे वैल्यूज़ वाले संक्रमणों की तीव्रता ठीक होती है। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पर कि वो कौन सा जे लेवल है जहाँ पर की तीव्रता मैक्सिमम है। तो इसे निकालने के लिए यहाँ पर मैथमेटिकली फॉर्मुलेशन आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा और बाउंड्री कंडीशन लगानी पड़ेगी, और ऊपर वाली इस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और इक्वल टू जे करके इक्वेट टू जे करके हम जब निकालेंगे तो हम यहाँ पर ये फार्मूला प्राप्त होगा हमें, यानी कि वो जे लेवल जहाँ पर की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। आपको सिर्फ इस फार्मूले को सीधे सीधे याद रखना है, यानी कि वो लेवल जहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी जे मैक्सिमम बराबर √KT/2 BHC -1/2। ये जो -1/2 है वो अंडर रूट के बाहर है, ये ध्यान रखना है। इससे ऊपर संबंधित एग्जाम में कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो बड़े आसानी से सॉल्व हो सकता है। यहाँ पर के कांस्टेंट बोल्ट्जमैन जानते हो आप, टी टेम्परेचर नॉन होगा दिया हुआ होगा, बी रोटेशनल कांस्टेंट है जो कि h/2π² 8π² IC से आप याद कर सकते हो, h प्लांक कांस्टेंट जानते हो, c प्रकाश का वेग है वो जानते हो। तो इससे संबंधित जो समीकरण यदि कोई न्यूमेरिकल आदि आते हैं तो वो आप आसानी से वहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। ये इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है मैथमेटिकली कि किस प्रकार से हम इस इक्वेशन पर अचीव हों। तो जो मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं वो इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस प्रकार से हम इस जे मैक्सिमम वाली इक्वेशन पर हम आगे पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम आगे के हमारे नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर आपको कवर करेंगे।
थैंक यू।